नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 1857 की क्रांति, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति को हम अक्सर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने एक झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के शासन की नींव हिला दी थी। लेकिन सवाल यह है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे, कहां से? देखिए, इसकी जमीन तो पिछले 100 सालों से ही तैयार हो रही थी। मतलब कंपनी के शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा था। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि जो चिंगारी भड़की, वो मेरठ से शुरू हुई। हालांकि इससे ठीक 1 महीना पहले 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी जा चुकी थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने वरिष्ठों पर हमला किया था। बिल्कुल, वो घटना एक संकेत थी कि सिपाहियों के अंदर कुछ बड़ा उबल रहा है। फिर मेरठ में मामला उन नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर बिगड़ा। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह? हाँ, वही अफवाह थी कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और इसी वजह से 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को जेल में डाल दिया गया। तो क्या इसी घटना के बाद विद्रोह शुरू हो गया? बिल्कुल। अगले ही दिन 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अच्छा। उन्होंने जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को आजाद कराया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और फिरंगियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और ये विद्रोह सिर्फ सिपाहियों तक ही सीमित नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैदल सेना से शुरू होकर घुड़सवार सेना और फिर पूरे शहर में फैल गया। हाँ, पूरे शहर में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आम नागरिक भी सिपाहियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, जैसे रिकॉर्ड कार्यालय, जेल, डाकघर। मतलब सत्ता का हर प्रतीक। एकदम सही। खजाने को लूटा गया, यहाँ तक कि दिल्ली से टेलीग्राफ लाइन भी काट दी गई। और फिर ये सिपाही दिल्ली क्यों गए? मेरठ से सीधा दिल्ली? ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। अगली सुबह मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों को भी अपने साथ मिला लिया और फिर अनिच्छुक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनने के लिए मजबूर कर दिया। ये दिलचस्प है। बहादुर शाह जफर तो खुद उनके पास कोई असली ताकत तो थी नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। बहादुर शाह जफर के नाम ने इस विद्रोह को एक वैधता प्रदान की। अच्छा, तो एक सिपाही विद्रोह को एक राजनीतिक लड़ाई का रूप दे दिया। बिल्कुल। कई छोटे शासकों और सरदारों को लगा कि अगर मुगल बादशाहत फिर से स्थापित हो जाती है तो वे भी आजाद हो जाएंगे। हाँ, वे भी ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होकर अपने क्षेत्रों पर शासन कर सकेंगे। बहादुर शाह के समर्थन ने जनता में एक नई उम्मीद और उत्साह भर दिया। तो दिल्ली पर कब्जे के बाद ये विद्रोह और भी जगहों पर फैला होगा। इसके मुख्य नेता कौन कौन थे? हाँ, दिल्ली के पतन की खबर फैलते ही विद्रोह पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल गया। अलग अलग रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया और सिपाही दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य केंद्रों पर इकट्ठा होने लगे। और इन जगहों पर नेतृत्व कौन कर रहा था? हर जगह अलग अलग नेता थे। जैसे कानपुर में नाना साहेब ने खुद को बहादुर शाह जफर के अधीन पेशवा घोषित कर दिया। अच्छा। लखनऊ में बिरजिस कादिर को नया नवाब बनाया गया और उनकी मां बेगम हजरत महल ने विद्रोह में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी। हाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। और सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई लोधी ने एक सेना का नेतृत्व किया। तो कई जगहों पर अंग्रेजों को हार का सामना भी करना पड़ा होगा। बिल्कुल, कई जगहों पर उन्हें बुरी तरह हारना पड़ा, जिससे लोगों को ये विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश शासन अब समाप्त हो गया है। लेकिन क्या ये विद्रोह पूरे भारत में फैला था या कुछ ही इलाकों तक सीमित था? नहीं, ये मुख्य रूप से उत्तरी मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित था, जैसे अवध, लखनऊ, मेरठ और मध्य भारत के कुछ हिस्से। दक्षिण भारत में जैसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। अगर हम विद्रोह के तरीके को देखें तो क्या इसका कोई निश्चित तरीका या पैटर्न था? हाँ, एक पैटर्न तो दिखाई देता है। विद्रोह की शुरुआत अक्सर शाम को, जैसे बंदूक की फायरिंग या बिगुल की आवाज, ऐसे किसी संकेत से होती थी। एक सिग्नल? हाँ, एक सिग्नल। पहला लक्ष्य होता था हथियारों पर कब्जा करना और फिर सरकारी खजाना लूटना। मतलब अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज या हर व्यक्ति निशाने पर था। और उन्होंने लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई?
विद्रोहियों ने हिंदी, उर्दू और फारसी में घोषणाएं जारी की जिसमें ब्रिटिश शासन की निंदा की गई और सभी से फिरंगियों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया गया। एक बात और, ये विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ था या उनके जो भारतीय सहयोगी थे उनके खिलाफ भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उनके सहयोगी माने जाने वाले साहूकारों और अमीर लोगों को भी निशाना बनाया गया। अच्छा। उनके बही खातों को जलाना एक बहुत ही प्रतीकात्मक कार्य था, जो पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को उलटने की इच्छा का संकेत था। चलिए वापस अफवाहों पर आते हैं। हमने चर्बी वाले कारतूसों की अफवाहों के बारे में सुना। क्या उस समय और भी ऐसी अफवाहें थीं जो विद्रोह का कारण बनी? हाँ, अफवाहों और भविष्यवाणियों ने आग में घी का काम किया। कारतूसों वाली अफवाह तो सबसे बड़ी थी, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। बिल्कुल। इसके अलावा एक और आम अफवाह यह थी कि अंग्रेज बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं। ओहो। और इन सब के पीछे लोगों को ये विश्वास हो गया था कि अंग्रेजों की एक बड़ी योजना है। और भविष्यवाणियों का क्या? उनका भी कोई रोल था? हाँ, एक भविष्यवाणी बहुत प्रचलित थी कि 23 जून 1857 को, यानी प्लासी के युद्ध की 100वीं वर्षगांठ पर भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। अच्छा, 1757 के ठीक 100 साल बाद। जी। इसके अलावा उत्तर भारत के गांव में रात के समय एक गांव से दूसरे गांव में चपातियां बांटने की रहस्यमयी घटनाएं भी हुईं, जिसे लोग आने वाली उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग इन अफवाहों पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर रहे थे? मतलब इसके पीछे कोई गहरा कारण था? बिल्कुल। इसका कारण समझने के लिए हमें उस समय की ब्रिटिश नीतियों को देखना होगा। 1820 के दशक से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार के नाम पर कई हस्तक्षेप शुरू किए थे। जैसे पश्चिमी शिक्षा, विचारों और संस्थानों का प्रसार, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना और सती प्रथा को समाप्त करने और हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने जैसे कानून बनाना। लेकिन माँ, इनमें से कुछ चीजें तो सामाजिक सुधार थी, है ना? जैसे सती प्रथा को खत्म करना। हाँ, आज के नजरिए से ये सुधार थे, लेकिन उस समय बहुत से भारतीयों ने इन्हें अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों पर हमले के रूप में देखा। उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके समाज को बदलना चाहते हैं। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में जमीन खरीदने की इजाजत मिल गई। और फिर 1850 में एक ऐसा कानून आया जिसने ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए अपनी पैतृक संपत्ति पाना बहुत आसान कर दिया। मतलब ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये तो सीधे सीधे किसी के धर्म और उसकी विरासत के बीच के जो सदियों पुराने रिश्ते थे उस पर हमला था। बिल्कुल। ये तो अपनी पहचान खोने जैसा रहा होगा लोगों के लिए। बिल्कुल, यही भावना थी। लोगों को लगा कि उनकी दुनिया, उनके रीति रिवाज, उनके विश्वास, सब कुछ बाहरी ताकतें बदल रही हैं। और इसी के साथ साथ राजनीतिक विस्तार भी चल रहा था। हाँ, इसी सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल के बीच अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करना भी तेज कर दिया था। झांसी, सतारा और सबसे महत्वपूर्ण अवध। तो एक तरफ तो ये सामाजिक मामलों में दखलंदाजी चल रही थी और साथ ही राजनीतिक तौर पर भी जमीन छीनी जा रही थी। हाँ, तो अवध का विलय इतना बड़ा मोड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि अवध सिर्फ एक और राज्य नहीं था, वो उत्तर भारत के दिल की तरह था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा भी था, ये चेरी एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। मतलब उनकी नजरें बहुत पहले से थीं अवध पर। बहुत पहले से। इसकी जमीन नील और कपास की खेती के लिए बेशकीमती थी और व्यापार के लिए इसकी जो लोकेशन थी वो भी एकदम सही थी। लेकिन उन्होंने कब्जा करने के लिए कोई वजह तो बताई होगी? वजह तो कुशासन का आरोप था, लेकिन इसकी नींव आप देखें तो बहुत पहले रखी जा चुकी थी। अच्छा। 1801 में ही अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई थी। सहायक संधि मतलब सब्सिडरी अलायंस। हाँ, वही। यानी एक ऐसी संधि जिसके तहत नवाब को अपनी सेना भंग करके अपने ही खर्चे पर ब्रिटिश सेना को रखना पड़ता था। तो इसने तो नवाब की सैन्य शक्ति को पहले ही खोखला कर दिया होगा। बिल्कुल। तो 1856 में अवध पर कब्जा करना बंगाल की जीत से शुरू हुई अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का एक सोचा समझा अगला कदम था बस। और जब नवाब वाजिद अली शाह जिन्हें लोग इतना चाहते थे उन्हें गद्दी से हटाया गया तो लोगों पर इसका क्या असर हुआ?
कैसा महसूस किया होगा उन्होंने? वो सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था, वो एक पूरी दुनिया का उजड़ना था। एक समकालीन लेखक ने लिखा है कि जब नवाब लखनऊ से जा रहे थे तो पूरा शहर रो रहा था, जैसे जिस्म से जान जा रही हो। दरबार खत्म हो गया और उसके साथ जुड़े लोग, हाँ, और उसके साथ ही संगीतकार, कवि, कारीगर, प्रशासक, हजारों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। राजकुमार से लेकर एक आम किसान तक हर किसी को लगा कि फिरंगी राज उनकी संस्कृति और जीवन शैली का अंत है। और इसका असर ग्रामीण इलाकों तक कैसे पहुंचा? वह तो ताल्लुकदार हुआ करते थे, उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी। ताल्लुकदार अवध के देहाती समाज की रीढ़ थे। ये सिर्फ जमींदार नहीं थे, इनके पास अपने किले थे, अपनी छोटी छोटी सेनाएं थीं। और नवाब के अधीन ये काफी हद तक आजाद थे, है ना? बिल्कुल। और लोगों का इनसे एक रिश्ता था जो सिर्फ शोषण का नहीं बल्कि संरक्षण का भी था। अंग्रेजों को ये बिचौलिए पसंद नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तालुकदारों की सत्ता पर सीधा हमला किया। उनके किले गिरा दिए गए, उनकी सेनाएं भंग कर दी गईं। एक मिनट, लेकिन कागज पर तो ये एक अच्छा विचार लगता है, बिचौलियों को हटाना और किसानों को सीधा फायदा पहुंचाना। हाँ, कागज पर तो यही था। फिर असल में ये इतना उल्टा क्यों पड़ गया? क्या अंग्रेज जमीनी हकीकत को समझ ही नहीं पाए? यही सबसे बड़ा सवाल है। अंग्रेज शायद सोच रहे थे कि वे किसानों के हिमायती बन रहे हैं, लेकिन वो उस समाज के ताने बाने को, उसके रिश्तों को समझ ही नहीं पाए। तो उन्होंने किया क्या? 1856 का जो भूमि राजस्व समझौता था, उसने तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। अब किसानों का सामना सीधे ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों से हुआ, जो बेहद कठोर थे और जिनकी टैक्स की मांगे बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। तालुकदार तो फिर भी बुरे वक्त में किसानों का साथ दे देते थे, कर्ज दे देते थे, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। और अगर किसान टैक्स या कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी पीढ़ियों पुरानी जमीनों से छीन ली जाती। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास जो इस गुस्से को दिखाता हो? हाँ, काला कांकर के राजा हनवंत सिंह का उदाहरण सब कुछ साफ कर देता है। अच्छा। उन्होंने तो एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी की जान भी बचाई थी, लेकिन इस नई राजस्व नीति के तहत उनके गांव के बाद गांव छीन लिए गए। जब विद्रोह शुरू हुआ तो वही ब्रिटिश अधिकारी मदद मांगने उनके पास आया। हनवंत सिंह ने साफ कहा, साहिब, आपके मुल्क में तो मैं आपकी मदद करता, लेकिन अब आपका मुल्क रहा ही नहीं। वाह। मैं अपने ताल्लुकदारों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ। ये कहानी उस समय के हजारों ताल्लुकदारों और किसानों के दिल की आवाज थी। तो हमने देखा कि किसानों और ताल्लुकदारों में गुस्सा उबल रहा था, और जैसा कि आपने पहले बताया था, ज्यादातर सिपाही तो वर्दी में किसान ही थे। तो क्या ये गुस्सा सेना की बैरकों तक भी पहुंच रहा था? बिल्कुल, यही इस विद्रोह की सबसे अहम कड़ी है। सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से आए थे। उनके परिवार वहीं रहते थे? हाँ, तो जब उनके गांवों की जमीन छिनती थी, जब उनके परिवार पर लगान का बोझ बढ़ता था, तो उसका दर्द उन्हें छावनी में महसूस होता था। और अफसरों के साथ उनके रिश्ते कैसे थे? 1840 के दशक से ब्रिटिश अफसरों और भारतीय सिपाहियों के रिश्ते भी बदलने लगे थे। पहले एक तरह का क्या कहते हैं पैटर्नलिज्म, मतलब एक पिता पुत्र जैसा रिश्ता होता था, लेकिन अब नस्लीय भेदभाव बढ़ गया था। हाँ, बहुत ज्यादा। अफसर अपने सिपाहियों को नीची नजर से देखते, उनके धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते। और फिर वो चर्बी वाले कारतूसों की घटना हुई, उसने शायद आग में घी का काम किया। उसने घी का नहीं, चिंगारी का काम किया। बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। अच्छा। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी है, इसने सिपाहियों को यकीन दिला दिया कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये उनकी बढ़ती असंवेदनशीलता का सबसे बड़ा सबूत बन गया। बिल्कुल। सिपाहियों का गुस्सा, गांव का गुस्सा, ताल्लुकदारों का गुस्सा, ये सब मिलकर एक हो गया। और शायद इसी वजह से जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो गांव के लोग बिना सोचे समझे उनके साथ हो लिए। तुरंत जैसे ही किसी छावनी में सिपाही अपने अफसरों के खिलाफ उठते, ये खबर आग की तरह फैल जाती और गांव वाले भाले और कुल्हाड़ियां लेकर उनके साथ शामिल हो जाते। ये सिपाही और किसान के हितों का एक हो जाना था। और यही इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत बना। ये सब सुनकर लगता है कि ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था। क्या इसके पीछे कोई योजना थी, कोई समन्वय था? मतलब अलग अलग जगहों पर विद्रोह लगभग एक ही समय पर कैसे शुरू हो गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके जवाब हमें विद्रोह के पैटर्न में मिलते हैं। ये कोई अचानक हुआ विस्फोट नहीं था। तो इसके पीछे साजिश थी, योजना थी? इसके कई सबूत हैं। अलग अलग छावनियों की रेजिमेंटों के बीच लगातार चिट्ठियां भेजी जा रही थीं। सच में?
हाँ, जैसे जब 7वीं अवध घुड़सवार सेना ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया तो उन्होंने तुरंत 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को खत लिखकर अपने फैसले के बारे में बताया। सिपाही या उनके दूत एक छावनी से दूसरी छावनी जा रहे थे। ये तो साफ तौर पर योजना बनाने का संकेत है। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये कोई अफसरों के खिलाफ अचानक भड़का गुस्सा नहीं था, बल्कि बाकायदा एक संगठित, लगभग लोकतांत्रिक तरीके से लिया गया फैसला था। सही कहा आपने। इतिहासकार चार्ल्स बॉल ने कानपुर की सिपाही लाइनों में रात में होने वाली पंचायतों का जिक्र किया है। पंचायतें? हाँ, पंचायतें। सिपाही रात में इकट्ठा होते थे और मिलकर फैसले लेते थे कि आगे क्या करना है। ये तो बहुत स्वाभाविक भी लगता है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर सिपाही एक ही जाति, एक ही इलाके से आते थे। उनकी जीवन शैली एक जैसी थी, तो उन्होंने अपने भविष्य का फैसला भी मिलकर किया। वे अपने विद्रोह के वास्तुकार खुद थे। तो जब विद्रोह इतना फैल गया तो इतने बड़े आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया? क्या लोगों ने फिर से अपने पुराने राजाओं और नवाबों की तरफ देखा? हाँ, सबसे पहली नजर उन्हीं पर गई जो अंग्रेजों के आने से पहले सत्ता में थे। जैसे कि दिल्ली में? बिल्कुल। मेरठ के सिपाही विद्रोह करके सीधे दिल्ली पहुंचे और बूढ़े हो चुके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से नेतृत्व करने की गुजारिश की। और वो मान गए? काफी हिचकिचाहट के बाद वे नाम मात्र के नेता बनने को तैयार हो गए। ऐसा ही कानपुर में हुआ। वहां सिपाहियों के दबाव में नाना साहिब को कमान संभालनी पड़ी। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, और बिहार के आरा में कुंवर सिंह भी। ये सब जनता और सिपाहियों के जोर देने पर ही नेता बने। लेकिन क्या कुछ ऐसे नेता भी उभरे जो इस पारंपरिक शाही वर्ग से नहीं थे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ा हो? हाँ, और यही इस विद्रोह की एक और खासियत है। कई धार्मिक नेता और स्थानीय नायक भी उभरे। जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, वो एक ऐसे ही नेता थे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि अंग्रेजी राज जल्द ही खत्म हो जाएगा और उनकी बातों से प्रेरित होकर हजारों लोग उनके साथ हो लिए। दिल्ली में बख्त खां एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर एक जबरदस्त सैन्य कमांडर बनी। मेरठ में एक फकीर सिपाहियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया था। शाहमल जैसे स्थानीय नेताओं के बारे में कुछ और बताइए। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों को कैसे संगठित किया? शाहमल, जो उत्तर प्रदेश के बड़ौत इलाके के एक जाट किसान थे, लेकिन लोग उन्हें राजा कहकर बुलाते थे। और ये राजा का खिताब बहुत दिलचस्प है। शाहमल ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया और सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही सही 84 गांवों पर अपना राज कायम कर लिया था। कुछ हफ्तों के लिए? हाँ, बहुत कम समय के लिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ लड़ाई ही नहीं की, बल्कि एक पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश की। व्यवस्था? मतलब एक तरह की समानांतर सरकार? बिल्कुल। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को इकट्ठा किया, झगड़ों को निपटाने के लिए अपनी न्याय चौपालें लगाईं और अंग्रेजों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक जासूसों का नेटवर्क भी बना लिया था। अच्छा। वो अंग्रेजों की सप्लाई लाइन पर हमला करते, पुल तोड़ देते, ताकि दिल्ली जा रही मदद को रोका जा सके। ये दिखाता है कि विद्रोह सिर्फ गुस्सा और मारकाट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों की सत्ता को जड़ से उखाड़ने की एक कोशिश। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये ज्यादा दिन चला नहीं, है ना? नहीं। जुलाई 1857 में एक लड़ाई में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनका वो छोटा सा शासन ये साबित करता है कि विद्रोही सिर्फ तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, वो एक नई व्यवस्था बनाने का सपना भी देख रहे थे। और ऐसे कई स्थानीय नेता रहे होंगे जिनकी कहानियां बड़ी किताबों में खो गई हैं। बहुत। ऐसा ही एक और नाम जो जहन में आता है वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह का। उन्हें डंका शाह भी कहते थे। ये नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता है। हाँ, क्योंकि वो जहां भी जाते उनके आगे आगे ढोल नगाड़े बजते थे। अच्छा। और उनके पीछे समर्थकों का एक बड़ा हुजूम होता था। वो पालकी में बैठकर चलते थे। देखिए, वो एक बहुत पढ़े लिखे और असरदार शख्सियत हैं। हैदराबाद में पले बड़े, फिर इंग्लैंड भी गए थे। जब वो भारत लौटे तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। मतलब एक धार्मिक नेता जो लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। सिर्फ प्रेरित नहीं कर रहे थे, वो लोगों को संगठित कर रहे थे। वो लखनऊ पहुंचे और अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देने लगे। उनकी बातों में इतना दम था कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें भाषण देने से रोक दिया। और वो नहीं माने होंगे? बिल्कुल नहीं। तो उन्हें फैजाबाद जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोही सिपाहियों ने जेल पर धावा बोला और उन्हें अपना नेता चुन लिया। कमाल है। मतलब जेल का कैदी विद्रोह का नेता बन गया। और लोगों का उन पर अंधा विश्वास था। ये अफवाह थी कि उनके पास जादुई शक्तियां हैं, कि अंग्रेजों की गोलियां उन्हें छू भी नहीं सकती। ये विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसने आम लोगों और सिपाहियों का मनोबल बहुत बढ़ाया होगा। हाँ, इतना कि वो अंग्रेजों की ताकतवर फौज से भिड़ने को तैयार हो गए।
ये तो बड़े नेताओं की बात हुई जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन असली ताकत तो आम सिपाहियों के हाथ में थी। उनके मन में क्या चल रहा था? क्या हमारे पास कोई ऐसा जरिया है जिससे हमें एक आम सिपाही की सोच को समझ सके? देखिए, सीधे तौर पर सिपाहियों की लिखी डायरियां तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोगों के यात्रा वृत्तांतों से हमें इसकी एक झलक मिलती है। अच्छा। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे विष्णु भट्ट गोडसे। वो अपनी यात्रा के दौरान मथुरा के पास कुछ सिपाहियों से मिले। उन सिपाहियों ने विष्णु भट्ट को जो बताया वो बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने क्या कहा? सिपाहियों ने उन्हें सलाह दी कि वो आगे ना जाएं, क्योंकि 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। पहले से पता था उनको? ऐसा लगता है। उन्होंने बताया कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हुई है। उन्होंने 84 नियमों की एक लिस्ट का जिक्र किया। 84 नियम, ये तो बहुत खास बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर फैलाई गई अफवाह हो। बिल्कुल। सिपाहियों का कहना था कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ी सभा हुई जहां अंग्रेजों ने भारत के सभी बड़े राजाओं और राजकुमारों को ये 84 नियम दिखाए। और इन नियमों का मकसद क्या था? मकसद था भारतीय समाज को पूरी तरह बदल देना। सिपाहियों के मुताबिक सभी राजाओं ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर ये लागू हुए तो गदर मच जाएगा। और फिर राजाओं ने क्या किया? सिपाहियों ने बताया कि राजा गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट आए और उन्होंने गुप्त रूप से एक धार्मिक युद्ध की तारीख तय कर ली और ये संदेश चिट्ठियों के जरिए मेरठ छावनी से दूसरी सभी छावनियों में भेजा गया। तो मतलब एक कम्युनिकेशन नेटवर्क काम कर रहा था। हाँ। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि सिपाहियों को लगता था कि इस लड़ाई में उन्हें अपने राजाओं का समर्थन हासिल है। एक और नजरिया है सूबेदार सीताराम पांडे का, जो 48 साल तक अंग्रेजों की फौज में वफादारी से काम करते रहे। उनकी कहानी तो और भी दर्दनाक है। हाँ, क्योंकि विद्रोह में अंग्रेजों ने उनके अपने ही बेटे को उनकी आंखों के सामने मार डाला था। उनका नजरिया बहुत अहम है क्योंकि वो सिस्टम के अंदर के आदमी थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि सिपाहियों के मन में शक का बीज सबसे पहले अवध पर कब्जे से पड़ा। अंग्रेजों ने 1856 में अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। ये सिपाही, जिनमें से ज्यादातर अवध के ही थे, इसे एक बहुत बड़े धोखे की तरह देख रहे थे। क्योंकि उन्होंने तो सालों तक अंग्रेजों की सेवा की थी। 40 साल तक। और बदले में अंग्रेजों ने उनके ही नवाब को गद्दी से उतार दिया। मतलब ये सिर्फ कारतूसों का मामला नहीं था, जमीन पहले से ही तैयार थे। हाँ, सीताराम पांडे बताते हैं कि अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के लोग पूरी सेना में घूम घूम कर सिपाहियों को भड़का रहे थे। वो कहते थे, देखो अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, वो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। अच्छा, उन्होंने सिपाहियों को दिल्ली के बादशाह को फिर से गद्दी पर बिठाने का सपना दिखाया और ज्यादा तनख्वाह का लालच दिया। और फिर चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने आग में घी का काम किया। बिल्कुल। सीताराम पांडे भी मानते हैं कि कारतूस वाली बात सच थी या नहीं ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इसने उस शक को यकीन में बदल दिया कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। अवध पर कब्जे से जो भरोसा टूटा था, कारतूस की अफवाह ने उससे पूरी तरह खत्म कर दिया। कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। हाँ, बारूद तो कई सालों से इकट्ठा हो रहा था। तो ये साफ है कि विद्रोहियों के पास गुस्सा था, वजहें थीं, लेकिन क्या उनके पास कोई विजन था? क्या वो सिर्फ अंग्रेजों को भगाना चाहते थे या उनकी जगह कुछ नया बनाना चाहते थे? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है 25 अगस्त 1857 को जारी हुई आजमगढ़ घोषणा से। आजमगढ़ घोषणा? ये बहादुर शाह जफर के नाम से जारी की गई थी, लेकिन ये असल में विद्रोहियों के मन की बात थी। ये दस्तावेज हमें बताता है कि उनके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था का पूरा खाका था। इसमें समाज के हर तबके को संबोधित किया गया था। सबसे पहले जमींदारों से बात की गई। उनसे कहा गया, अंग्रेजों ने तुम पर भारी टैक्स लगाए, तुम्हारी जमीनें नीलाम कर दी, तुम्हें अदालतों में घसीटा। जब हम आएंगे तो तुम्हें तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी जमीनें वापस मिलेंगी। यानी जमींदारों को अपनी तरफ करने की कोशिश, जो उस समय समाज में सबसे ताकतवर थे। फिर उन्होंने व्यापारियों को संबोधित किया। देखो, नील, कपड़ा, जहाजरानी, सारे बड़े व्यापार पर अंग्रेजों का कब्जा है। वो तुम्हारा माल कौड़ियों के दाम खरीदते हैं और अपना माल महंगा बेचते हैं। और उपाय? बादशाही सरकार आएगी तो देश का व्यापार देश के लोगों के हाथ में होगा। ये तो एक आर्थिक विजन भी था, भारतीय व्यापार को अंग्रेजी एकाधिकार से मुक्त कराने का। यही नहीं, उन्होंने सरकारी नौकरों से कहा कि अंग्रेजी राज में तुम्हें कम तनख्वाह और जिल्लत मिलती है, हमारे राज में तुम्हें इज्जत और ऊंचे पद मिलेंगे। और कारीगरों का क्या? कारीगरों जैसे बुनकरों और लोहारों से कहा, इंग्लैंड से आने वाले माल ने तुम्हें बेरोजगार कर दिया है, हम तुम्हें काम देंगे। ये तो कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक फौजी बगावत नहीं थी,
उनके पास तो एक पूरा सोशियो इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट था। ऐसा लगता है जैसे वो एक आधुनिक राजनीतिक घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे। आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। और सबसे आखिर में उन्होंने पंडितों और मौलवियों से अपील की। उन्होंने कहा कि अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम दोनों के दुश्मन हैं, वो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक धर्म युद्ध है। हाँ, यही संदेश था। और इस घोषणा का सबसे बड़ा संदेश था हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन क्या ये एकता वाकई इतनी मजबूत थी? क्योंकि इतिहास में बाद में हमें कई मतभेद भी देखने को मिलते हैं। देखिए, ये एक जटिल सवाल है, पर उस वक्त के लिए तो ये एकता बहुत मजबूत और सच्ची थी। बहादुर शाह जफर के नाम से जो भी अपीलें जारी होती थीं, उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। जैसे जानवरों की कुर्बानी को लेकर भी आदेश दिए गए, ताकि हिंदू भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उनका लक्ष्य साफ था, अंग्रेजों के आने से पहले का जो भारत था, जहां अलग अलग समुदाय साथ रहते थे, उसे वापस लाना। तो उन्होंने इस विजन को जमीन पर उतारने की कोशिश भी की होगी। हाँ, जिन भी इलाकों से अंग्रेजों को खदेड़ा गया, वहां विद्रोहियों ने फौरन अपनी सरकारें बनाई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों में एक पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। अच्छा। नियुक्तियां हुईं, लगान वसूलने का इंतजाम किया गया और सैनिकों को तनख्वाह देने की कोशिशें भी हुईं। लेकिन उनका सारा ध्यान और संसाधन लड़ाई पर लगे हुए थे, इसलिए ये व्यवस्थाएं बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाईं। उनके पास एक विजन था, एक योजना थी और लोगों का समर्थन भी था। फिर भी वे एक संगठित साम्राज्य से लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने इस इतने बड़े विद्रोह को कुचला कैसे? ये अंग्रेजों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में तो वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत तेजी और क्रूरता से जवाबी कार्रवाई की। सबसे पहले मई और जून 1857 में उन्होंने कई कानून पास किए और पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ, इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कानून का राज खत्म और सेना का राज शुरू। आम अदालतों को बंद कर दिया गया। किसी भी हिंदुस्तानी पर सिर्फ शक के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता था और सजा सिर्फ एक थी, मौत। सिर्फ शक के आधार पर? हाँ, यहां तक कि आम अंग्रेज नागरिकों को भी अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी विद्रोही को पकड़कर सजा दे सकते हैं। ये बदले की कार्रवाई थी, न्याय की नहीं। और जमीन पर लड़ाई कैसे लड़ी गई? सैन्य रणनीति क्या थी? अंग्रेजों ने दो तरफ से हमला करने की योजना बनाई। वो जानते थे कि जब तक दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा है, तब तक उनकी हार है। दिल्ली पर कब्जा करना प्रतीकात्मक रूप से बहुत जरूरी था। तो उन्होंने दिल्ली को घेरा। हाँ, दो तरफ से। एक सेना कलकत्ता से गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ी और दूसरी एक बहुत बड़ी ताकत पंजाब से दिल्ली की ओर रवाना हुई। पंजाब से क्यों? ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। 1857 में पंजाब बाकी इलाकों के मुकाबले काफी शांत था, बल्कि अंग्रेजों को वहां से सिख और पश्तून सैनिकों का समर्थन भी मिला। अच्छा। ये दिखाता है कि विद्रोह पूरे भारत में एक जैसा नहीं था और अंग्रेजों ने इसी क्षेत्रीय भिन्नता का पूरा फायदा उठाया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में उन्हें 4 महीने लग गए और सितंबर 1857 के अंत में वो शहर में घुस पाए। और बाकी इलाकों जैसे अवध और कानपुर का क्या हुआ? वहां लड़ाई और भी मुश्किल साबित हुई, क्योंकि वहां ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, ये एक जन विद्रोह था। गांव के आम लोग, किसान, जमींदार सब लड़ रहे थे। मतलब जन समर्थन बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा। एक अंग्रेज अधिकारी फॉरेस्ट ने लिखा था कि अवध में लगभग 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। वहां अंग्रेजों को गांव-गांव लड़ना पड़ा। उन्हें मार्च 1858 तक का समय लग गया सिर्फ लखनऊ और आसपास के इलाकों पर नियंत्रण पाने में। तो क्या उन्होंने सिर्फ सैन्य ताकत का ही इस्तेमाल किया या कुछ और भी? नहीं, उन्होंने अपनी पुरानी फूट डालो और राज करो की नीति का भी भरपूर इस्तेमाल किया। वो समझ गए थे कि अवध जैसे इलाकों में जमींदार और किसान मिलकर लड़ रहे हैं। और उन्होंने इस एकता को तोड़ने की कोशिश की? बिल्कुल। बड़े बड़े जमींदारों को संदेश भेजे गए कि अगर वो वफादारी दिखाएंगे तो उनकी जमीनें और जागीरें सुरक्षित रहेंगी। जो जमींदार विद्रोह में शामिल थे, उनकी जमीनें छीन ली गईं। इस तरह उन्होंने विद्रोहियों के बीच फूट डाल दी। और इसका नतीजा? कई विद्रोही नेता या तो लड़ते हुए मारे गए या उन्हें नेपाल भागना पड़ा, जहां वो भूख और बीमारी से मर गए। इस पूरी कहानी को हम आज जानते कैसे हैं? जाहिर है, जैसा कहा जाता है, इतिहास तो जीतने वाले ही लिखते हैं। तो क्या हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ अंग्रेजों का नजरिया है? ये काफी हद तक सच है। 1857 के बारे में जो भी सरकारी रिकॉर्ड, चिट्ठियां, डायरियां और किताबें हैं, वो ज्यादातर अंग्रेजों ने ही लिखी हैं और उनमें विद्रोहियों को गद्दार, लालची और वहशी दिखाया गया है। उन्हें एहसान फरामोश की तरह पेश किया गया। हाँ, विद्रोहियों का अपना पक्ष रखने वाले दस्तावेज बहुत कम हैं, क्योंकि ज्यादातर सिपाही और किसान पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी आवाज हमें कुछ घोषणाओं और लोकगीतों में ही मिलती है। और तस्वीरों का क्या? पेंटिंग्स और स्केच भी तो उस दौर की कहानी कहते होंगे। बिल्कुल।
और वो भी ज्यादातर ब्रिटिश दृष्टिकोण को ही मजबूत करते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है थॉमस जोन्स बार्कर की 1859 में बनाई गई पेंटिंग द रिलीफ ऑफ लखनऊ। हाँ, मैंने शायद देखी है। उसमें क्या खास है? उस पेंटिंग में उस पल को दिखाया गया है जब ब्रिटिश सेना लखनऊ में घिरे हुए अंग्रेजों को बचाने पहुंचती है। पेंटिंग के बीच में ब्रिटिश हीरो हैं कैम्बेल, आउटरम और हैवलॉक, जो विजयी भाव से खड़े हैं। और भारतीय कहाँ हैं? जमीन पर लाशें पड़ी हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन तस्वीर का संदेश साफ है। ब्रिटिश ताकत और दृढ़ता की जीत हुई है। इसमें भारतीय विद्रोही या तो मरे हुए दिखाए गए हैं या फिर परछाइयों में। ये इतिहास नहीं बल्कि जीत का जश्न है। ये तो कला के जरिए एक तरह का प्रोपेगेंडा हुआ। हाँ, और ये बहुत असरदार था। ब्रिटेन में ऐसी कई तस्वीरें बनाई गई। एक और मशहूर पेंटिंग है जोसेफ नोएल पेटन की इन मेमोरियम। उसमें दिखाया गया है कि भारतीय विद्रोही एक कमरे में घुस रहे हैं जहां बेबस अंग्रेज औरतें और बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। उफ! इस पेंटिंग ने ब्रिटेन में बदले की भावना को और भड़काया और विद्रोह को कुचलने के लिए की गई क्रूरता को जायज ठहराया। ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के मन और विचारों में भी लड़ी जा रही थी। तो एक तरफ तो ये असहाय औरतों की छवि थी, लेकिन क्या उन्होंने अपनी महिलाओं को सिर्फ पीड़ित के तौर पर ही दिखाया? नहीं, कहानी का दूसरा पहलू भी था। कुछ तस्वीरों में अंग्रेज महिलाओं को वीरांगना के रूप में दिखाया गया। अच्छा, जैसे मिस व्हीलर की एक तस्वीर है जिसमें वो कानपुर में अकेले ही सिपाहियों से खुद का बचाव कर रही हैं। हाँ, वो कमरे के बीच में खड़ी हैं, हाथ में पिस्तौल है। और विद्रोही उन पर हमला करने को तैयार। हाँ, इसे ईसाई धर्म की रक्षा के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया था। और इस डर और गुस्से का नतीजा क्या निकला? मतलब बदले की भावना। बदले की भावना अपने चरम पर थे। ब्रिटेन की एक मशहूर पत्रिका है पंच, उसमें छपे कार्टून इसे साफ दिखाते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं वो कार्टून्स। एक कार्टून में न्याय की देवी को एक गुस्सैल अंग्रेजी महिला के रूप में दिखाया गया है जो सिपाहियों को अपने पैरों तले रौंद रही है। और उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा है। बिल्कुल, संदेश साफ था, अब अंधा इंसाफ नहीं, सोच समझकर बदला लिया जाएगा। एक और तस्वीर थी जिसमें ब्रिटिश शेर को बंगाल टाइगर से बदला लेते हुए दिखाया गया था। वो तो सीधा सीधा ताकत का प्रदर्शन था। हाँ, वो तस्वीर ब्रिटिश ताकत का खुला ऐलान थी। बंगाल टाइगर, जो भारतीय विद्रोहियों का प्रतीक था, बेबस पड़ा है और ब्रिटिश शेर उसे दबोचे हुए है। और मैंने सुना है कि क्रूर सजाओं की तस्वीरें भी बनाई गईं। हाँ, विद्रोहियों को तोप से उड़ाने जैसी सजाओं की तस्वीरें बनाई गईं और अखबारों में छापी गईं। मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफ पैदा करना था कि भविष्य में कोई सिर उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन इस माहौल में जहां हर कोई बदला बदला चिल्ला रहा था, क्या कोई ऐसी भी आवाज थी जो शांति और संयम की बात कर रही हो? एक थी, और वो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उनका मानना था कि हर भारतीय को विद्रोही मानकर अंधाधुंध बदला लेना गलत है। उन्होंने संयम और दया की वकालत की। लेकिन उस माहौल में तो ये बहुत अनपॉपुलर रहा होगा। बिल्कुल, ब्रिटिश प्रेस तो उन पर टूट पड़ा। पंच पत्रिका ने उनका मजाक उड़ाते हुए कार्टून छापा। कौन सा कार्टून? जिसमें कैनिंग को एक बहे पिता जैसे व्यक्ति के रूप में दिखाया है, जो एक खून से सने भारतीय सिपाही के सर पर हाथ रखकर उसे दुलार रहे हैं, और उसका शीर्षक था कैनिंग की क्षमा। मतलब उनकी उदारता पर एक सीधा व्यंग्य था। हाँ, कि वो देशद्रोहियों के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। तो ये थी वो कहानी जो ब्रिटेन खुद को और दुनिया को सुना रहा था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, भारत में इस घटना को कैसे देखा जा रहा था? वहां कहानी पूरी तरह से अलग थी। 20वीं सदी आते आते जब राष्ट्रवादी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो 1857 के गदर को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाने लगा। और जिन्हें अंग्रेज विद्रोही कह रहे थे, उन्हें यहाँ नायक माना जाने लगा। हाँ, नायक और शहीद। और इन नायकों में सबसे बड़ा चेहरा कौन बनकर उभरा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो भारतीय प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। कला, लोकगीतों, कविताओं, हर जगह उनकी वीरता के चर्चे थे। वो घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए। हाँ, और बच्चे को पीठ पर बांधे। अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते हुए एक वीरांगना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ने इस छवि को हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बसा दिया। कमाल है, एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग सच। तो अंग्रेजों ने फिर विद्रोह को कुचला कैसे? कंपनी की प्रतिक्रिया बहुत तेज और क्रूर थी। उन्होंने इंग्लैंड से अतिरिक्त सेनाएं मंगवाईं। नए कानून पास किए गए ताकि विद्रोहियों पर मुकदमा चलाना आसान हो जाए। हाँ, बिल्कुल। और फिर विद्रोह के मुख्य केंद्रों जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना उनके लिए सबसे जरूरी रहा होगा। हाँ, सांकेतिक रूप से बहुत जरूरी था।
सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। और उन्हें देश से निकाल दिया गया। हाँ, उन्हें उनकी पत्नी के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह मुगल शासन का अंत हो गया। लेकिन दिल्ली हारने का मतलब ये तो नहीं था कि विद्रोह खत्म हो गया। कतई नहीं, लड़ाई अभी बहुत लंबी चलनी थी। अगले 2 साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त प्रतिरोध जारी रहा। मार्च 1858 में जाकर अंग्रेज लखनऊ पर कब्जा कर पाए। और रानी लक्ष्मीबाई का अंत कैसे हुआ? जून 1858 में ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। एक और वीरांगना थी, रानी अवंतीबाई। जब वो अंग्रेजों से घिर गईं तो उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। और तात्या टोपे, वो तो काफी लंबे समय तक अंग्रेजों को चकमा देते रहे। तात्या टोपे ने एक अलग ही लड़ाई छिड़ी। वो मध्य भारत के जंगलों में चले गए और वहां के आदिवासियों और किसानों के साथ मिलकर गोरिल्ला युद्ध शुरू किया। मतलब छिपकर हमला करना। हाँ, उन्होंने महीनों तक अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा, लेकिन अफसोस अप्रैल 1859 में उन्हें भी पकड़कर मार दिया गया। तो अंग्रेज सिर्फ सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे या कोई और रणनीति भी थी? वो फूट डालो और राज करो की नीति भी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने वफादार जमींदारों को इनाम देने का वादा किया। अच्छा। यहां तक कि उन विद्रोहियों को माफी का प्रस्ताव भी दिया गया जिन्होंने किसी अंग्रेज को नहीं मारा था। ये ताकत और लालच का मिला जुला खेल था। लेकिन इसके बावजूद हजारों लोगों को सजा दी गई। हाँ, हजारों सिपाहियों और नेताओं पर मुकदमे चले और उन्हें फांसी दे दी गई। जब आखिरकार ये विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया तो अंग्रेजों ने इससे क्या सबक सीखा? देखिए, इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उन्हें यह बात साफ समझ आ गई थी कि उनकी कठोर नीतियों ने ही इस आग को भड़काया था और यहीं से भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो वो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव था सत्ता का हस्तांतरण। 1858 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया गया। इसका मतलब भारत पर अब सीधे ब्रिटेन की सरकार का शासन हो गया। बिल्कुल। भारत के लिए एक राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया जिसकी मदद के लिए इंडिया काउंसिल थी। और गवर्नर जनरल का क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो भारत में सीधे ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। और भारतीय रियासतों और सेना को लेकर क्या नीतियां बदली? भारतीय क्षेत्रों के विलय की नीति मतलब हड़प नीति, उसे रोक दिया गया। राजाओं को आश्वासन दिया गया कि वे अपने क्षेत्र अपने उत्तराधिकारियों को सौंप सकते हैं। बस शर्त ये थी कि उन्हें ब्रिटिश क्राउन की अधीनता स्वीकार करनी होगी। हाँ, बिल्कुल। और सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। भर्ती में भी बदलाव आया होगा? बहुत बड़ा बदलाव। अब भर्ती में गोरखा, सिख और पठानों को प्राथमिकता दी गई जिन्हें अंग्रेज ज्यादा वफादार मानते थे। और समाज पर इसका क्या असर हुआ? अंग्रेजों ने विद्रोह के लिए काफी हद तक मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। इससे उनके प्रति अविश्वास का माहौल बना और उनकी संपत्तियां भी बड़े पैमाने पर जब्त की गईं। और सामाजिक सुधारों का क्या हुआ? अंग्रेजों ने उससे भी अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने वादा किया कि अब वे भारत के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्हें डर था कि ऐसे सुधारों से फिर कोई बगावत हो सकती। तो आज हमने देखा 1857 की क्रांति, उसके कारण, उसका विस्तार और उसके परिणाम। अब आपके लिए आज के सेशन से आसान सा सवाल। जी, पूछिए। सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमने आज ही चर्चा की है। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही और दिलचस्प विषयों पर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।